न्यूज़ आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर जनवरी 2025। बच्चे बहुत सारे पूछ रहे हैं मुझसे कि मैम फेब्रवरी की कब आएगी। जैसे ही गाइस आएगी स्टार्ट कर देंगे। एथिक्स का एक टॉपिक हमारा रह गया था, गवर्नमेंट स्कीम्स का एथिक्स का टॉपिक कवर करते हैं जनवरी 2025 की मैगजीन का। प्लस इसके अंदर हम केस स्टडी एक आती है उसको भी सॉल्व करना आपको सिखाऊंगी, जिसमें GS4 के अंदर आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है। तो सबसे पहला टॉपिक है एथिकल कंसिडरेशंस इन कंटेम्प्रेरी फॉरेन एड। एक ही टॉपिक है, बढ़िया से समझते हैं क्या है ये। फॉरेन एड जो हमारी आजकल हो रही है उसमें कुछ एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंसिडरेबल हैं, कंसिडरेशन में लिए गए हैं। समझते हैं क्या हुआ। रिसेंट टाइम में जो फॉरेन एड का कॉन्सेप्ट है वो इंटेंस स्क्रूटनी, पर्टिकुलरली जो यूएस का एक्शन है कि भाई हम यूएस एजेंसीज को ऑपरेट नहीं करने देंगे इंटरनेशनल डेवलपमेंट में फॉर 90 डेज़। एंड इसकी वजह से बहुत ब्रॉडर डिस्कशन हुआ कि अगर ये एड ही नहीं होगी एथिकल इम्प्लीकेशन इसके क्या पड़ेंगे, क्या मोटिवेशन होगा, इस पे पूरे संसार पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको देखते हैं। अब इन्होंने कहा यूएस एजेंसीज ने कि भैया हम यूएस एड के अंदर हम पैसा वैसा नहीं डालने वाले, हम सस्पेंड कर रहे हैं। अब यूएसएड है क्या? 1961 में एक इंडिपेंडेंट एजेंसी थी ये यूएस कांग्रेस द्वारा। इसका प्लेटफॉर्म जो है वो पूरी तरह इस पर डेडिकेटेड है कि वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ भी सिविलियन एड की ज़रूरत पड़े वहाँ वहाँ ये काम करते हैं। ये बेसिकली 100 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं ताकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अब्रॉड में प्रमोट कर पाएँ। एडवांस ऑफ फ्री पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस वर्ल्ड, यूएस की सिक्योरिटी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा सकें। सेक्टर ऑफ वर्क की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, फूड सिक्योरिटी है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, थ्रू ग्रांट्स इनको हेल्प की जा सके। कोलैबोरेशन की बात करें तो ये वर्क करते हैं एनजीओ, गवर्नमेंट और बिजनेसेस के तहत। ठीक है, फ्लैगशिप प्रोग्राम इसमें क्या क्या है? प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ, ताकि हम HIV एड्स को कॉम्बेट कर पाएँ, फीड कर पाएँ हम हंगर जैसी क्राइसिस को, या कोई फूड सिक्योरिटी की किसी देश में कहीं प्रॉब्लम है, खाने को नहीं है, तो वहाँ पर जैसे ना बहुत ज़्यादा पावर अफ्रीका करके एक इनिशिएटिव था इनका, जिसमें ना हम इन्होंने ना अफ्रीकन कंट्रीज़ को इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस प्रोवाइड किया था। ऐसे ही ना ये वर्ल्ड वाइज चाहे वाटर का हो, सैनिटेशन का हो, ग्लोबल कंट्रीब्यूशन हो कि 42% ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह प्रोवाइड किए जाएँ। तो फॉरेन एड क्या होती है उसको समझते हैं। देखो, फॉरेन एड का सीधा सा मतलब है वॉलंटरी रिसोर्सेज का ट्रांसफ़र करना। यानी हम ना किसी को वॉलंटरी, यानी हम, मैं ना आपसे मांग नहीं रही हूँ, पैसे नहीं मांग रही हूँ, जैसे मैंने आपको ऐसे ही दे दिया, कुछ पैसे दे दिए, हेल्प कर दी, कुछ सामान दे दिया, कुछ सुविधाएं दे दी, कुछ सेवाएं दे दी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और वो बेसिकली इसलिए दी जा रही है ताकि जो वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं, सिटीजन्स रह रहे हैं, उनको बेनिफिट हो जाए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ना ये ना तरह तरह की होती हैं। बायलेटरल फॉर्म में होती है, जैसे गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट को दे दे। मल्टीलेटरल फॉर्म में ये होती है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी को एड दे रही है, किसी कंट्री को। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे दिया जाता है कि कोई ऐसे मान लो किसी देश में बहुत भूकंप आ गया, पूरा खतरा ख़राब हो गया वहाँ का, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के काफ़ी लोग मर गए, उस पर देना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना, डेवलपमेंट असिस्टेंस देना लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए, ये सब होता है। अब ना यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि ना एडवांस कंट्रीज़ ना खाली 0.7% ऑफ देयर GNP ही कंट्रीज़ में स्पेंड करती हैं ऑन इंटरनेशनल एड इन द फॉर्म ऑफ ऑफिशियल डेवलपमेंट। ये तो यहाँ बता रहा है कि एडवांस में इतना सारी ज़रूरत है, यूनाइटेड नेशंस रिक्वायर्स एडवांस कंट्रीज़ टू स्पेंड एटलीस्ट 0.7% ऑफ देयर GNP का, यानी वो अपनी ग्रॉस नेशनल इनकम से जो भी उनकी है उसमें से कम 0.7% जो है वो कह रहे हैं कि कम से कम ना आप डालो तो सही, ऐसे फंडिंग तो करो इंटरनेशनल एड में। अब ना देखो, फॉरेन एड के बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये क्या कैसे काम करता है। देखो, अगर ना हम फिलोसफिकल वे में जाते हैं कि भाई क्या फ़ायदा है, मॉरल आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, तो अगर हम फॉरेन एड को देते हैं ना तो ये ओवरऑल हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज़ करता है। यानी ना ये डायरेक्ट एड प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारे जो गुड्स हैं लोगों तक पहुंच सकें उसके लिए फ़ायदा करता है। ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का काम करता है ताकि जो भी राइट्स हैं वो ग्लोबली मिल पाएँ। कम्युनिटेरियनिज्म की बात करें तो ना ये हेल्प करता है कम्युनिटी को, और ना शेयर्ड वैल्यूज़ की तरफ भी बढ़ने की कोशिश करता है। यानी ना सपोर्ट करना लोकल कल्चर को इसमें बहुत मदद करता है। लिबर्टेरियनिज्म क्या होता है? इंडिविजुअल लिबर्टी एंड फ्री मार्केट्स के बारे में है। वॉलंटरी एंड इमरजेंसी एड देना। कॉस्मोपॉलिटनिज्म का मतलब है कि भाई ग्लोबल इक्वालिटी, ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में सोचना। जैसे मान लो ना यार, कहीं पे ग्लोबल सिटीजनशिप की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ना बहुत सारे क्राइसिस हैं जो ना हमें ना ग्लोबल सिटीजन करके ही समझना पड़ेगा।
अब ना ग्लोबल सिटीजनशिप अगर आप देखो, 11वीं की आपने अगर पॉलिटिकल साइंस की किताब पढ़ी है तो चैप्टर के जो चैप्टर ना सिटीजनशिप, उसके अंदर ही बड़ा सुंदर दे रखा है कि ग्लोबल सिटीजन का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे सिटीजन्स हैं ग्लोबली, जो भी रिकॉग्नाइज हुए हैं, वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी, उसकी सबकी जिम्मेदारी होती है पूरे प्लानट में कि हम ना सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रखें। ग्लोबल सिटीजनशिप का मतलब सीधा सा ये है कि फीलिंग कनेक्टेड टू ए लार्ज ग्लोबल कम्युनिटी, कि हम ना रादर सोलली आइडेंटिफाइंग विद अ नेशन, हम एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग में रहें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, अप्रिशिएट करें, माइंड सेट एक्शंस को समझें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरफ ध्यान रखें। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 4 टाइप्स ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप होती है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ग्लोबल इकॉनमी के लिए, समझ रहे हो। भारत भी ना ग्लोबल सिटीजनशिप को ऐसे लेता है कि एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें सोशल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक एक्शन जो भी होते हैं वो ग्लोबली ना हर इंसान बड़ी माइंडफुलनेस के साथ उसको लीड करे, तो ग्लोबल सिटीजनशिप का भी काम करेगा। नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहा है तो फॉरमोस्ट जो रैशनल है हिस्टोरिकली हैज़ बीन नेशनल सिक्योरिटी, जहाँ पे एड जो है वो स्टेबलाइज करना, रीजन्स को हॉस्टाइल इन्फ्लुएंसेस को प्रिवेंट करना, मिलिट्री असिस्टेंस देना, इकोनॉमिक सपोर्ट देना ताकि फ्रेंडली रिलेशंस या गवर्नमेंट फॉर्म हो पाए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इसका पूरा ध्यान है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना थ्रू डेवलपिंग नेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, हेल्थ केयर इम्प्रूव करना, एजुकेशनल इनिशिएटिव के फॉर्म में। ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न इसको लेकर ये है कि नेचुरल डिज़ास्टर, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह का प्रॉब्लम है। एथिकल कंसिड्रेशन इन कंटेम्प्रेरी फॉरेन एड की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव डायमेंशन है, ध्यान से समझना। कुछ लोग ना इसके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं कि फॉरेन एड बहुत सही चल रही है अभी, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ ना ऐसे वीक पॉइंट हैं। पॉजिटिव वालों का ये मानना है कि ना देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा अगर ना हम फॉरेन एड करते हैं, कंट्रीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करते हैं, कोई कंट्री में भूखमरी है वहाँ पे फूड लेकर जाते हैं, हेल्थ अच्छा सोचते हैं, एजुकेशन को ठीक करते हैं। एज एग्जाम्पल के तौर पर वर्ल्ड बैंक ने एक्नॉलेज करा कि जो भारत असिस्टेंस दे रहा है भूटान को वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, तो उससे सस्टेनेबल ग्रोथ हो रही है उस पूरे रीजन की, तो पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव वाले कह रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को फ्री का पैसा देते जाओगे, फॉर एग्जांपल बहुत सारी अफ्रीकन नेशंस पूरी तरह डिपेंडेंट हैं एड पर, तो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी कभी अच्छी बन ही नहीं पाई और वो कभी कुछ ग्रोथ ही नहीं कर पाए हैं। फिर पॉजिटिव डायमेंशन में फूड सिक्योरिटी की बात आती है कि एग्रीकल्चरल जो एड प्रोग्राम्स हैं वो फूड प्रोडक्शन को इन्हांस करेंगे। फिर इंडिया सपोर्ट करे अफ्रीकन एग्रीकल्चर को थ्रू ट्रेनिंग एंड कंसेशनल लोन्स। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप यही करते फिरोगे तो करप्शन हो जाएगा। अगर आप पैसा मुफ्त में दोगे तो ना हो सकता है कि ये पैसा ना इस नाम पे दिया जा रहा हो कि हाँ इस पर्टिकुलर रीजन में हेल्थ अच्छा करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंट्री का अच्छा करना है, लेकिन वो पैसा उसके लिए ना खर्च करके किसी भ्रष्ट काम के लिए किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ वहाँ का क्राइसिस, समझ रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आती है। फिर पॉजिटिव वाले कह रहे हैं कि फॉरेन एड से फ़ायदा तो है, हेल्थ इंप्रूव होगा। कह रहा कैसे, कह रहे भारत ने अफोर्डेबल वैक्सीन मेडिसिन दी थी कि नहीं दी थी कोविड-19 में, हेल्थ इंप्रूव हुआ अंडर डेवलप्ड नेशंस का। लेकिन कह रहा है नेगेटिव में कि कल्चरल इंसेंसिटिविटी है, आप लोकल कस्टम्स के क्लैशेस हो सकते हैं। सोल्यूशन कह रहा है कि बहुत सारे जो अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ हैं या वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव राइट्स कैंपेन है इसमें बहुत रेजिस्टेंस है, लाइक कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ को लेके प्रॉब्लम होती है। फिर यहाँ पर फ़ायदा कह रहा है डिज़ास्टर रिस्पॉन्स को लेकर है, कोई एफिशिएंट एड है जो ना लोगों की लाइफ बचाती है। तो जो भारत का रिस्पॉन्स रहा भूकंप को लेके नेपाल में, टर्की में, वो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स था भाई। फ़ायदा हो गया यहाँ पर। नुकसान ये है कि आप पॉलिटिकली मैनिपुलेट कर सकते हो। अब चाइना क्या करता है, फॉरेन सॉइल पे बैठकर आपको कहेगा रख लो पैसा रख लो, और बाद में उस पर इतना लोन चढ़ जाता है किसी दूसरी कंट्री पे, इतना मजाक ही उड़ जाता है। अब श्रीलंका का हाल देख लो ना आप, कितना ऐसे ही पैसे पकड़ा पकड़ा के हम्बन टोटा पोर्ट के लिए कितना कंगाल किया इन्होंने श्रीलंका को। तो ये क्राइसिस है। उसके बाद एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट अच्छा पॉइंट है कि भाई ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट अगर एजुकेशन में हो रही है तो किसी भी कंट्री का फ़ायदा है। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया का जो टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उससे ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट अच्छा होता है। फिर यहीं पर हम इन्वायरमेंटल हार्म की बात करें कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं लाइक लार्ज स्केल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स हैं, उसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की समस्या हो सकती है। तो एग्जाम्पल में कह रहा है कि बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होता है,
कि क्या करती हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगी, डेवलपिंग कंट्रीज़ में इतना पोल्यूट कर देंगी उनका एनवायरनमेंट, पूरी ग्रीन हाउस गैस को सड़ा देंगी। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में, ग्रीन हाउस गैसेस के नाम बताने हैं आपने कमेंट में, समझ आ रहा है? चलो मूव टू दी वे फॉरवर्ड कि अब ऐसी सिचुएशन में करें क्या, कि कैसे एथिकल कंसिड्रेशंस को ठीक करें। कह रहे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ जी। सबसे पहले आप फॉरेन एड कहाँ दे रहे हो, उसका क्या इम्पैक्ट है, डैशबोर्ड बनाओ, उस पर लिखो, पूरा ऑडिट होना चाहिए। सेकंड, आपको इन्वायरमेंट को तो और सस्टेनेबल तरीके से प्रायोरिटाइज करना है, क्लाइमेट रिजिलियंस, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना है। तीसरी चीज़ है इंगेज लोकल कम्युनिटीज़, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जितने भी लोकल एजेंसीज़ हैं, एनजीओज़ हैं, लीडर्स हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के, तो वो लोकल कम्युनिटीज़ के साथ भी इंगेज होना है। फिर शिफ्ट टू रेसिपिएंट लेड एड, यानी अलाइन करना है अपने नेशनल गोल्स को डोनर एजेंडर्स के साथ। फिर टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना है डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग के लिए, और एम्फेसाइज करना है हमें लोकल कैपेसिटीज़ पे, यानी हमें ना लॉन्ग टर्म में ना किसी भी तरीके से जो भी शॉर्ट टर्म रिलीफ्स के प्रोसेस हैं उसको ठीक करना है। ठीक है, ये सारा काम हम करेंगे तो कोई एथिकल कंसिड्रेशन, इतने क्राइसिस हमारे लिए बनेंगे नहीं। अब फटाफट से क्वेश्चन केस स्टडी का सॉल्व करते हैं, समझो ये क्या कह रहा है। पहले तो देखो मैं समझाती हूँ आपको केस स्टडी क्या कह रही है। केस स्टडी कह रही है कि आप एक सीनियर ऑफिसर हैं इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। आपने क्या किया, इंडिया की फॉरेन एड इनिशिएटिव एक आ रहा था ITC-DPA से, आपने उसको ओवरसी किया है। तो डेवलपिंग कंट्रीज दैट हैज़ बीन रिसीविंग इंडियन एड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, फॉरेन सिक्योरिटीज नाउ फेसिंग पॉलिटिकल टर्माइल। पैसा भेजा गया था इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के लिए, और उसकी वजह से स्यापा क्या पड़ गया, क्राइसिस क्या आ गया, टर्माइल हो गया, करप्शन हो रहा है वहाँ पर, ह्यूमन राइट के वायलेशन हो रहे हैं। रिपोर्ट सजेस्ट करता है कि प्रीवियस फंड्स वर मिस अप्रोप्रिएटेड। कंसर्न आया कि भाई ट्रांसपेरेंसी थी नहीं, पॉपुलेशन की और हालत ख़राब हो गई। फाइनली विड्रॉइंग एड में ओपन स्पेस, अगर हम ना सिर्फ विड्रॉ कर लेते हैं फॉरेन एड को, उससे भी नुकसान है, क्योंकि चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाले लोन दे के हमें बिल्कुल ही साफ़ कर देगा उन पर्टिकुलर कंट्रीज से, तो हमें तो उस फॉर्म में भी नुकसान ही हुआ ना। तो क्या करें, तो कह रहा है कि ऐसे में ना हम सबसे पहले ना एथिकल प्रिंसिपल जो भी इन्वॉल्व हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। एथिकल प्रिंसिपल्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, देखो सबसे पहली बात ट्रांसपेरेंसी है ना, मानते हो? अगर हमने जो भी हम एड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सबसे पहले हम पब्लिक स्क्रूटनी करें, ठीक है। फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एथिकल प्रिंसिपल्स क्या आएगा, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो करप्शन मिसमैनेजमेंट को ध्यान में रखें। फिर आपका नेक्स्ट आता है बेनिफिसेंस, यानी प्रायोरिटाइज करना है लॉन्ग टर्म वेलफेयर फॉर शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर ही आपका जस्टिस, आप कह सकते हो कि हमें इक्विटेबल और डिस्ट्रीब्यूट करना है थिंग्स को बिना डिस्क्रिमिनेट करें। दूसरा अटोनमी, हम एक शब्द लिख सकते हैं, ये सारे वर्ड्स आपको लिखने हैं पेपर में भी, इसी तरह से सॉल्व करना है जब भी केस स्टडी सॉल्व करोगे। जो भी ना कोई भी जो कंट्री है जिसको मिलने वाली है एड मिलने वाली है, उसकी सोवरेनिटी का भी ध्यान रखना है। ये मत समझो कि आपने एक एहसान कर दिया तो उस पर बिल्कुल कब्जा ही जमा के बैठ जाओगे, ये नहीं करना है, ठीक है। ये एथिकल प्रिंसिपल्स हो गए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है जी की स्टेक होल्डर्स बताओ कि कौन कौन इन्वॉल्व हैं और उनके क्या कंसर्न है। सबसे पहले तो भारतीय सरकार है ना, इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि आपका जो ऑफिसर बैठा है MEA में एंड ITEC में से जो बंदा है, उसको बोलो भाई बैलेंसिंग स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पूरा एथिकल कंसिडरेशंस को पढ़े। दूसरा यहाँ पर जो स्टेक होल्डर है वो है रेसिपिएंट कंट्री, जिसको कि पैसा एड दिया जा रहा है। रेसिपिएंट कंट्री का फेलियर ही है ना कि वो पॉलिटिकल टर्मोइल को फेयर यूज़ नहीं कर रही है। उसके बाद तीसरा जो है वो है लोकल पीपल, जो लोकल कम्युनिटी है या सिटीजन्स हैं उनके लिए है, प्राइमरी बेनिफिशियरी उनको मिल ही नहीं रहा। फिर हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉचडॉग कहाँ चले जाते हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, की स्टेक होल्डर्स हैं। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट हमारा, जिसमें हम ना करने जा रहे हैं कि व्हाट मैकेनिज्म कैन इंश्योर एड रीचेस बेनिफिशियरीज विदाउट स्ट्रेंथनिंग करप्ट रिजाइम्स। तो कह रहा है कि इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी है, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी है एंड इवैल्यूएशन करना है, ठीक है। तो यानी हमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम ना टेक्नोलॉजी का यूज़ करें मॉनिटरिंग करने के लिए, यूज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और क्या करने के लिए, फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग, फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग, ठीक है। पहला काम हो गया, लिख लिया, लिखते जाओ वरना वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है।
चलो नेक्स्ट काम करना है, मैकेनिज्म ऐसा क्या अपनाना है, आपको डायरेक्ट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करना है। डायरेक्ट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, लोकल जो लोग हैं है ना एनजीओज़ में या सिटीजन्स हैं, उनको बोलना है कि आप इन्हें एंगेज करिए। फिर परफॉर्मेंस बेस्ड एड की बात हो रही है, यानी कि ना रियलाइज़ करना है कि जो भी फंड है वो हमारे परफॉर्मेंस ठीक से दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, उसके बाद ना ये सब करने के बाद भी आपको एक काम और करना है, आपने इंडिपेंडेंट ऑडिट्स भी करने हैं। क्या करना है, इंडिपेंडेंट ऑडिट्स करने हैं एंड ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट भी निकालनी है, वरना चाइना घुस जाएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसको भी इंश्योर करना है, इससे बहुत सारे फ़ायदे हो जाएंगे। तो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर केस स्टडी पार्ट। कल हम स्कीम्स करेंगे, फिर नेक्स्ट हम शिफ्ट हो जाएंगे। अगर तो मैगजीन आ गई तो मैगजीन शुरू हो जाएगी फरवरी की, अदरवाइज हम स्टैटिक पोर्शन में कुछ ना कुछ लेकर आऊँगी मैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल, बाय बाय।